एक छोटे खुशहाल शहर में जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम पप्पू था। वह बड़ा ही होशियार था। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती थी। लेकिन पप्पू की एक छोटी सी आदत थी जो उसे अक्सर हल्की फुल्की मजेदार मुसीबतों में डाल देती थी। उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था, लेकिन ये वो कहानियां नहीं थीं जो किताबों में मिलती हैं, बल्कि वो जो तुरंत दिमाग में बन जाती हैं। अगर वह स्कूल लेट हो जाता तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वह देर से उठा, बल्कि इसलिए कि गिलहरियों के एक परिवार ने रास्ता रोक लिया था और उसे उनकी गुजारिश करनी पड़ी थी। अगर वह दूध नहीं पीता तो वजह ये थी कि उसमें एक अदृश्य छोटी मक्खी तैरने आ गई थी। उसकी कहानियां बहुत रचनात्मक थीं, लेकिन सच्ची नहीं थी। उसकी माँ, जो बहुत दयालु और धैर्यवान थी, अक्सर लंबी सांस लेती और सिर हिलाती। पप्पू, झूठ चाहे जितना भी छोटा हो, जूते में पड़े छोटे से पत्थर जैसा है। शुरू शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हर कदम पर चुभने लगता है। पप्पू तो बस हंस देता और वादा करता कि अब सच बोलेगा, लेकिन अगली बार फिर कोई मजेदार कहानी गढ़ने का मौका मिल ही जाता। उसके दोस्त उसकी कहानियों का आनंद तो लेते, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पप्पू की हर बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी ये आदत जैसे एक शरारती परछाई थी जो हर जगह उसका पीछा करती थी। जिंदगी को रोमांचक बनाती, लेकिन साथ ही बेवजह जटिल भी कर देती थी। पप्पू को लगता था कि उसके छोटे छोटे झूठों से किसी को नुकसान नहीं होता। उसके लिए तो ये बस एक तरीका था जिससे वह किसी पसंद न आने वाले काम से बच सके या किसी साधारण बात को मजेदार बना सके। उसे लगता था कि उसके झूठ ऐसे हैं जैसे हल्के फुल्के बादल जो बस उड़ जाएंगे और कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। उसे ये नहीं पता था कि छोटे छोटे बादल भी इकट्ठे होकर कभी कभी शर्मिंदगी की बारिश ले आते हैं। उसे लगता था कि वह बड़ा चालाक है, सबको अपनी कहानियों से चकमा दे सकता है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक अजीब सी चीज की वजह से बदलने वाली है। पप्पू की दुनिया इन छोटे छोटे सुविधाजनक झूठों पर टिकी थी। उसके पास हर मौके के लिए एक कहानी थी। उसके हाथ क्यों गंदे थे? क्योंकि वह चींटियों की कॉलोनी को नया घर बनाने में मदद कर रहा था। उसकी शर्ट क्यों फटी थी? क्योंकि वह बहादुरी से एक पतंग से लड़ रहा था जो एक छोटे से चिड़िया के घोंसले को चुराने आई थी। उसकी जिंदगी एक बड़ा नाटक थी जिसमें वह खुद ही अभिनेता, निर्देशक और लेखक था। उसके दर्शक, परिवार और दोस्त अब इस शो से थोड़ा थकने लगे थे। वे पप्पू से प्यार करते थे, लेकिन अब वे असली पप्पू से मिलना चाहते थे जो इन बनाई हुई कहानियों के पर्दे के पीछे छुपा नहीं रहता। एक दिन दोपहर की धूप में जब पप्पू अपने दादाजी के पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रहा था तो उसे एक अजीब चीज मिली। एक मखमली डिब्बे में रखे थे एक चश्मा। ये आम चश्मा नहीं था। इसका फ्रेम गोल और गहरे चमकदार लकड़ी से बना था और उसके शीशे में हल्की सी जादुई चमक थी। पप्पू ने कभी अपने दादाजी को यह चश्मा लगाते नहीं देखा था। जिज्ञासा में उसने चश्मा उठा लिया। वो छूने में गर्म सा लगा, जैसे उसमें जान हो। पप्पू को लगा ये उसे बहुत विद्वान और मजेदार बनाएगा, तो उसने मजे मजे में चश्मा पहन लिया। जैसे ही उसने चश्मा पहना, दुनिया थोड़ी साफ और चमकीली लगने लगी। अटारी की धूल भरी हवा में भी चमक आ गई और खिड़की से आती धूप सुनहरी धाराओं जैसी लगने लगी। पप्पू हंस पड़ा। उसे लगा कि ये बस बहुत साफ चश्मा है। उसे पता नहीं था कि ये कोई साधारण चश्मा नहीं था, ये जादुई था। ये था सच्चाई का चश्मा जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था और किसी ऐसे की तलाश में था जिसे इसकी खास सीख की जरूरत थी। इस चश्मे में एक अनोखी ताकत थी। ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पप्पू, जो इसकी जादुई ताकत से बिल्कुल अनजान था, शीशे में खुद को देखकर खुश हो गया। उसे लगा वो कोई प्रोफेसर या वैज्ञानिक लग रहा है। उसने सोच लिया कि अब ये चश्मा उसके नाटकों के लिए बढ़िया सामान बन जाएगा। उसने चश्मा अपनी शर्ट की जेब में डाल लिया और अटारी से नीचे कूद पड़ा। दिमाग में नई नई कहानियां बनाने लगा, शायद किसी खजाने के नक्शे या गुप्त रास्तों की।
उसके लिए ये चश्मा बस एक और खिलौना था जिससे उसकी कहानियां और भी मजेदार बन जाएं। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस चश्मे का मकसद कुछ और ही था। चश्मा उसकी नाक पर आराम से बैठ गया और उसकी जादुई ताकत चुपचाप इंतजार करने लगी, पहले झूठ का। ये चश्मा सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए था। ये एक हल्का लेकिन शर्मिंदगी भरा जादू था, जो हमारे मन की कहानियों और असलियत के फर्क को दिखाने के लिए था। पप्पू, जो कल्पना का उस्ताद था, अब एक ऐसे जादुई चश्मे का मालिक था जो उसे बार बार हकीकत से रूबरू करवाने वाला था। उसी दिन बाद में पप्पू की माँ ने आवाज लगाई, पप्पू बेटा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया? जैसा मैंने कहा था, तुम्हारे दोस्त अभी आने वाले हैं। सच तो ये था कि पप्पू का कमरा एक मजेदार गड़बड़झाला था। किताबें इधर उधर गिरी थीं, खिलौने जमीन पर बिखरे थे और उसके कपड़े हर जगह पड़े थे। पप्पू को कमरा साफ करने का बिल्कुल मन नहीं था। ये तो एक कहानी गढ़ने का बढ़िया मौका था। उसने अपने नए चश्मे को थोड़ा ठीक किया, ये भूल गया कि उसने वो पहना भी है, और फिर सबसे मासूम, हल्की सी कमजोर आवाज में बोला, ओ मम्मी, मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर घूम रहा है। जैसे ही उसके मुंह से ये झूठ निकला, चश्मे का जादू तुरंत जाग गया। पप्पू के सिर के ऊपर एक चमकदार पारदर्शी बुलबुला बन गया। उस जादुई बुलबुले के अंदर उसकी माँ को एक साफ साफ तस्वीर दिखने लगी। उसमें पप्पू सिर पकड़कर दर्द में नहीं, बल्कि मस्ती से अपने बिस्तर पर लेटा था, कॉमिक बुक पढ़ रहा था और अपने पैरों को हवा में हिला रहा था। चारों ओर कमरा बिखरा हुआ था। ये तस्वीर इतनी सच्ची थी कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। पप्पू, जो उस बुलबुले से अनजान था, अपना नाटक जारी रखे हुए था और हल्की सी कराह भी निकाली। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ कमर पर। वो नाराज नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। ओ मेरे प्यारे पप्पू, उन्होंने हंसी रोकते हुए कहा, ये तो सबसे दिलचस्प सिरदर्द है जो मैंने कभी देखा है। लगता है तुम्हारा सिरदर्द कॉमिक बुक पढ़ने जैसा मजेदार है, वो भी एक बिखरे हुए कमरे में। पप्पू हैरान रह गया। उन्हें कैसे पता चला? उसने ऊपर देखा और अपने सिर के ऊपर तैरता हुआ बुलबुला देख लिया, जिसमें उसका झूठ सबके सामने था। उसका चेहरा लाल हो गया। सच का वो बुलबुला एक हल्के से फुट के साथ फूट गया, लेकिन उसकी याद पप्पू के मन में हमेशा के लिए रह गई। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे उसकी माँ के सवालों ने नहीं, बल्कि एक जादुई तैरते हुए बुलबुले ने पकड़ लिया था, जिसमें उसका झूठ दिख रहा था। अब वो न बहस कर सकता था, न कोई और बहाना बना सकता था। बस खड़ा रहा, गाल शर्म से जल रहे थे। बिना कुछ बोले उसने धीरे धीरे खिलौने उठाने शुरू कर दिए। चश्मे ने अपना पहला राज खोल दिया था और पप्पू ने पहली बार जादुई शर्मिंदगी महसूस की थी। उसने चश्मा उतार कर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई तरह की शंका थी। उसी शाम पप्पू और उसके दोस्त रोज की तरह पार्क में क्रिकेट खेलने इकट्ठा हुए। आज पप्पू की बैटिंग थी और दूसरी टीम का गेंदबाज रोहन था, जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता था। पहली गेंद पप्पू के पास से तेजी से निकली, स्टंप्स को छूते छूते बची। दूसरी गेंद भी उतनी ही तेज थी और पप्पू ने बैट घुमाया, लेकिन मिस कर गया। अब पप्पू थोड़ा घबरा गया था। उसे डर था कि कहीं पहले ही 2 गेंदों में आउट न हो जाए। जैसे ही रोहन तीसरी गेंद फेंकने दौड़ा, पप्पू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गेंद छोड़ते ही स्टंप्स से हटकर जोर से चिल्लाया, रुको रुको, मैं तैयार नहीं था, मेरी आंख में मक्खी चली गई थी। उसने ये पूरी तरह भूलकर कहा कि उसने फिर से वही अजीब चश्मा पहन रखा है, जिससे वो खुद को प्रोफेशनल क्रिकेटर जैसा समझ रहा था। जैसे ही ये झूठ उसके मुंह से निकला, जादू फिर से एक्टिव हो गया। उसके बगल में एक बड़ा चमकदार बुलबुला हवा में बन गया। उसके अंदर उसके सभी दोस्तों को साफ साफ पप्पू का चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, कहीं कोई मक्खी नहीं थी, बल्कि बुलबुले में एक छोटा सा विचार बादल बन रहा था, जिसमें पप्पू खुद को तेज गेंद से डरते हुए सोच रहा था। सच्चाई सबके सामने थी। वो सिर्फ आउट होने के डर से बहाना बना रहा था। उसके दोस्त, जो पहले दोबारा गेंद फेंकने को तैयार थे, रुक गए और बुलबुले को देखने लगे।
फिर सब हंसने लगे। रोहन ने बुलबुले की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, देखो, पप्पू को कोई मक्खी परेशान नहीं कर रही, वो तो मेरी गेंदबाजी से डर गया है। पार्क में हंसी गूंजने लगी। पप्पू का चेहरा क्रिकेट बॉल से भी ज्यादा लाल हो गया। उसे लगा काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने बहादुर और कूल दिखने की कोशिश की थी, लेकिन जादुई चश्मे ने सबके सामने उसका डर दिखा दिया। उसे शर्म तो आई, लेकिन साथ ही ये भी महसूस हुआ कि ये सच्चाई तो सबके सामने है। सबकी निगाहें उस पर थीं, तो उसे एक अजीब सी भावना हुई, सिर्फ शर्म नहीं बल्कि गलती सुधारने की इच्छा। उसने गहरी सांस ली, गाल अब भी जल रहे थे, और बोला, ठीक है, तुम सब सही हो। मैं घबरा गया था, वो गेंद वाकई तेज थी। जैसे ही उसने सच बोला, जादुई बुलबुला एक हल्की सी पॉप के साथ गायब हो गया। उसके दोस्त हंसना बंद कर दिया। रोहन मुस्कुराया और सिर हिलाया, कोई बात नहीं पप्पू, घबराना ठीक है, बस कोशिश करो। पप्पू को राहत महसूस हुई। सच बोलना मुश्किल तो था, लेकिन झूठ की शर्मिंदगी से कहीं अच्छा लगा। अब वो ईमानदारी से अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार था। The next day, Papu's mother gave him some money to buy jalebis from the corner sweet shop. After his embarrassing experiences, Papu had decided not to wear the strange spectacles. He left them on his study table. At the shop, he bought the sweets, and the shopkeeper, a grumpy man who was always in a hurry, handed him his change. Papu counted the coins and realized the shopkeeper had given him 10 rupees less. He politely pointed it out. Uncle, I think you have given me 10 rupees less. The shopkeeper scowled. Nonsense. I never make mistakes. You must have counted wrong. Now move along, don't waste my time. Papu felt small and unsure. The shopkeeper was an adult, and he was very intimidating. Papu was about to walk away, feeling defeated. But then, he thought about the magical spectacles. He thought about how they showed the truth, no matter what. It made him wonder about the power of the truth itself, even without the magic. He remembered the feeling of relief after admitting his fear during the cricket match. Taking a deep breath, he decided he would not back down. He knew he was right. He had to stand up for the truth, just as the spectacles did. Uncle, I am certain, Papu said, his voice a little shaky but firm. I gave you a 50 rupee note, and the jalebis were for 20 rupees. You gave me 20 rupees back, but it should have been 30. A small crowd was gathering, curious about the argument between the little boy and the grumpy shopkeeper. The shopkeeper was getting angry, his face turning red. Are you calling me a liar, you little boy? I have been running this shop for 20 years. He insisted he was right, and that Papu was either mistaken or trying to cheat him. Papu stood his ground, simply repeating the facts calmly. Just then, another customer who had been standing behind Papu spoke up. He is right, the man said. I saw him give you a 50 rupee note, and I saw you give him 2 10 rupee coins. The shopkeeper's face fell. Caught in his mistake, he quickly recounted the money in his cash box, and with a grumble, handed Papu the missing 10 rupee coin. Walking home, Papu felt a surge of pride. He had won, not by magic, but by sticking to the truth. He realized that the truth had its own power, its own magic. It didn't need a shimmering bubble to be strong, it just needed someone brave enough to speak it. A few days later, in his classroom, Papu was feeling much more thoughtful. He had kept the magical spectacles in his bag, a reminder of the lessons he was slowly learning. His teacher, Master G, was a wise and kind man who noticed the subtle changes in his students. He was collecting the homework notebooks. When he reached Papu's desk, he saw that Papu's notebook was empty. In the past, Papu would have been ready with an elaborate story, perhaps about his notebook being snatched by a monkey or ink spilling all over it during a freak rainstorm that only happened inside his house. Master G looked at Papu with a questioning gaze. Papu,
Your homework is not done. What is the reason this time? The old Papu would have jumped at this opportunity. But the new Papu hesitated. He thought about the headache that wasn't real and the fly that was never in his eye. He thought about the shame of being exposed by the magical bubbles. He then thought about the pride he felt at the sweet shop when he stood up for the truth and won. He looked at his teacher, took a deep breath, and decided to choose the path of honesty, even though it was the harder path. Master Ji, I have no excuse, Papu said quietly, his voice clear and steady. I was playing for too long yesterday evening and then I felt too tired to do my homework. I forgot about it until this morning. It is my fault, and I am sorry. The classroom, which was usually filled with whispers whenever Papu was questioned, fell completely silent. The students were stunned. They had expected a fantastic story, a tale of adventure and misfortune. Instead, they heard a simple, honest confession. There was no drama, no excitement, just the plain, unvarnished truth. Master Ji did not get angry. A gentle smile formed on his lips. He looked at Papu, and his eyes showed not disappointment, but approval. He had heard hundreds of excuses from students over the years, many of them from Papu himself. But this was different. This was a moment of genuine growth. He saw a boy who was choosing responsibility over convenience, truth over fiction. Master Ji knew that this simple admission was more important than any completed homework assignment. He saw that his student was finally learning one of life's most valuable lessons, and it had nothing to do with mathematics or history. After the class, Master Ji called Papu to his desk. The other children had gone out to play, and the classroom was quiet. Papu walked to the front, feeling a little nervous. He expected to be scolded for not doing his homework. Master Ji motioned for him to sit down. Papu, he began, his voice soft. I have noticed a change in you lately. You seem different. Today, in front of everyone, you chose to tell the truth, even when it was difficult. Can you tell me what has brought about this change in you? Did something happen? Papu looked down at his hands. He thought about whether he should tell his teacher about the magical spectacles. It sounded like another one of his made-up stories. But then he realized that the story of the spectacles was part of his journey to honesty. It was the truth. So, he decided to share it. He told Master Ji everything, about finding the old glasses, the bubble that showed him reading comics, the cricket match, and how the glasses made his lies visible for everyone to see. He explained how embarrassed he felt each time he was caught. He then told Master Ji about the incident at the sweet shop, and how standing up for the truth without the glasses made him feel strong and proud. At first, the spectacles made me feel ashamed, Papu explained. I was so embarrassed that everyone could see my lies. But then I realized the glasses weren't punishing me. They were just showing me what I was doing. And at the sweet shop, I learned that I don't need magic to make the truth powerful. The truth is already powerful on its own. It just feels better. It feels right. Master Ji listened patiently, nodding his head. He didn't laugh or call Papu's story silly. He understood that whether the spectacles were truly magical or just a catalyst for Papu's conscience, the lesson was real. Papu, what you have learned is a very important lesson, he said warmly. Honesty is not about avoiding punishment. It is about building trust and respecting yourself and others. It takes courage to tell the truth, and I am very proud of the courage you have shown. You have learned that the shame of a lie is much heavier than any difficulty that comes from the truth. Master Ji then reached into his desk drawer. Papu thought he might be taking out an extra homework sheet as punishment. Instead, Master Ji pulled out a brand new shiny red cricket ball. He held it out to Papu. I believe this belongs to a brave young cricketer, he said with a smile. This is not a prize for good grades or for completing homework. This is a prize for something much more important.
This is for your honesty. Consider it a reward for winning a very difficult match. The match against the habit of telling lies. Papu's eyes widened in surprise and delight. He took the cricket ball, its leather surface feeling cool and solid in his hands. It felt heavier than a normal ball. It felt like a trophy. This was the best prize he had ever received. It wasn't for being clever or for telling an exciting story. It was for being honest. He looked at his teacher and gave him a big, genuine smile. A smile with no story hiding behind it. "Thank you, Master Ji," he said, his voice filled with gratitude. "I will always remember this." From that day forward, Papu was a changed boy. He still had a wonderful imagination, but he now used it to write stories in his notebook, not to make excuses. He learned that the truth might not always be easy, but it was always right. The magical spectacles were kept safely in their box, a reminder of the journey he had taken. He didn't need them anymore, because he had discovered the magic within himself, the magic of honesty. His friends learned to trust him completely, and his mother's sighs were replaced with proud smiles. Papu learned that while lies can create temporary and funny escapes, the truth builds a foundation of character that lasts a lifetime. The story of Papu and his magical spectacles became a little legend among his friends. A funny tale with a serious message. It taught them all a simple and profound truth. A lie, no matter how small, can lead to shame and embarrassment. But the truth, no matter how difficult, holds a quiet power. It builds respect, earns trust, and lets you hold your head high. Papu's greatest discovery was not a pair of magical glasses, but the simple, powerful, and liberating magic of telling the truth. A prize far more valuable than even the shiniest cricket ball.